गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 10 फरवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। वीडियो देखना शुरू किया तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन है कि विदेश घूमने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया। आपको देश घूमने का अधिकार भी है और आपको विदेश घूमने का भी अधिकार है। तो मेरा सवाल आपके लिए यह है कि विदेश घूमने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत आपको प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 30। सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ करेगी फैसला। नॉर्मली इस टॉपिक से मैं बच रहा था, इसको मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं आज इसको डिस्कस करूंगा। देखिए इशू क्या हुआ और उसका बैकग्राउंड क्या है, दोनों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्या है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। इशू ये है कि कर्नाटक सरकार जो है एक डिसीजन लेकर आई। कर्नाटक सरकार ने एक निर्णय लिया और उस निर्णय में उन्होंने कहा कि स्कूल के जो बच्चे हैं, कॉलेज के जो बच्चे हैं, जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे हैं यानी यूनिवर्सिटी से पहले के जो भी बच्चे हैं, वो छात्र छात्राओं को कॉलेज प्रशासनिक बोर्ड द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म को ही पहनना होगा। यानी मान लीजिए एक स्कूल आप जा रहे हैं, स्कूल में जो यूनिफॉर्म डिसाइड किया गया उसी यूनिफॉर्म को आप पहनना होगा। दूसरे शब्दों में आप इसे कह सकते हैं कि आप हिजाब नहीं पहन सकते हैं। तो इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं। तो इसको लेकर के सरकार का क्या पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि कॉलेज जैसे शिक्षा स्थल किसी भी धार्मिक पहचान के सार्वजनिक प्रदर्शन से मुक्त होना चाहिए। यानी जो कॉलेज होता है, आपका स्कूल होता है, वो किसी धार्मिक पहचान के सार्वजनिक प्रदर्शन से मुक्त होना चाहिए। यानी किसी तरह का धर्म का प्रदर्शन वहां पर नहीं होना चाहिए। दूसरा यह तर्क दिया जाता है कि कुछ लोगों का तर्क यह है कि हिजाब पहनना वास्तविक स्वतंत्रता का विकल्प नहीं है, बल्कि ये पितृसत्तात्मक मानसिकता जो है, हमारी पैतृक सोच जो है, उस सोच को दर्शाता है। स्वतंत्रता के नाम पे इसकी वकालत नहीं की जा सकती है। राइट। तो ये दोनों तो पक्ष का तर्क हुआ। विपक्ष का क्या तर्क है। विपक्ष का तर्क ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि हिजाब पहनना इस्लाम का एक अनिवार्य तत्व है। कुछ लोगों का मानना है, अगर ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऐसा जरूरी होता है तो कई सारे मुस्लिम कंट्री ने हिजाब पे बैन लगाया। मैं कल देख रहा था ट्विटर हैंडल, पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बहुत इंटरेस्ट है इंडिया के मैटर पे, और इंडिया के मैटर पे वो लगातार ट्वीट कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो मध्य एशिया के जो देश थे, किर्गिस्तान वगैरह जो मध्य एशिया के देश हैं और पूरी तरह से मुस्लिम मेजोरिटी देश हैं, उन्होंने हिजाब पे बैन लगाया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री वहां पे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उसको राजनीतिक करना। राइट। तो कई सारी जो है मुस्लिम कंट्री में भी हिजाब बैन है, तो इसलिए ये हिजाब इस्लाम का अनिवार्य तत्व है। कुछ लोगों का मानना है ये वास्तविकता ऐसा नहीं है। इसका निषेध संवैधानिक रूप से धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। अब धर्म की स्वतंत्रता की बात की जाए तो आर्टिकल 25 सब क्लॉज ए में अंतःकरण की स्वतंत्रता का प्रावधान है। यानी आपका जो अंतःकरण, आपकी जो आत्मा की आवाज है, उसके अनुसार से आप धर्म को मान सकते हैं। हिजाब पे प्रतिबंध मुस्लिम बालिकाओं से उसकी शिक्षा प्राप्ति में बाधा कर सकता है। उसके परिवार उन्हें स्कूल भेजना बंद कर सकते हैं। सभी के लिए शिक्षा के अधिकार की भावना का विरुद्ध होगा। निश्चित तौर पे ऐसा होता है। भारत में जो पहले, ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो भी एक मुस्लिम थे, मौलाना आज़ाद। भारत में 3 मुस्लिम शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बावजूद अगर आप देखिएगा शिक्षा का परसेंटेज में
तो सबसे अधिक परसेंटेज जो है शिक्षित लोगों का वो जैन में आता है। और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस ने भी पूछा है और बिहार पीसीएस ने भी पूछा है कि परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक शिक्षित कौन सा धर्म के लोग हैं इंडिया में, तो जैन है। और सबसे कौन कौन सा है, तो इस्लाम है। आप सोच कर देखिए, तो जिस देश के पहले शिक्षा मंत्री खुद मुस्लिम रहे हैं, इस्लाम में रहे हैं, उस देश की ये हालत है, वहाँ पे भी इस्लाम को जो मानने वाले हैं, फॉलोवर हैं, या जो मुस्लिम लोग हैं, वो अभी भी सबसे कम शिक्षित हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हिजाब को बैन कर दिया जाता है तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि जो चूँकि मुस्लिम सोसाइटी जो होती है थोड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी होती है, तो वो अपने बच्चियों को जो है स्कूल भेजना बंद कर देंगे, राइट। तो इससे क्या होगा कि सभी के लिए जो शिक्षा है वो उसका उल्लंघन होगा और कहीं ना कहीं जो सरकार की सोच है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसका पक्ष है, विपक्ष है, प्रोज है, कॉन्स है। अब क्या हुआ है कि ये मैटर को जो है कर्नाटका हाईकोर्ट में मैटर गया, और कर्नाटका हाईकोर्ट में जो मैटर गया तो एक जजों की पीठ के पास ये मैटर गया। एक जज की पीठ ने कहा कि हम इसकी अकेली सुनवाई नहीं करेंगे, हम इसकी सुनवाई जो है और भी जज के साथ मिलकर करेंगे। हो सकती है 3 जजों की सदस्यीय पीठ बनेगी जो इसकी सुनवाई करेगी और जिसको मुख्य सचिव, मुख्य न्यायाधीश लीड करेंगे। तो कर्नाटका हाईकोर्ट के 3 जजों की न्यायाधीश की पीठ अब इसको डील करेगी, इसको सुनेगी और उसके बाद अपना डिसीजन सुनाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ये मैटर चला जाएगा आपको सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट फाइनली इसको सुनवाई करेगी। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल के आता है। एक टॉपिक है भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 और उस टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। समान नागरिकता संहिता जो है लगातार चर्चा में रहता है और समान नागरिकता संहिता से भी कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है। तो इसलिए समान नागरिक संहिता के बारे में आप लोग को ज्ञात होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। मैंने कई बार यहाँ पे डिस्कस किया है, लेकिन सेपरेट वीडियो बना करके मैंने डिस्कस नहीं किया है। समय मिलेगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट आपके लिए वही है। इसमें 2 न्यूज़ है। एक तो न्यूज़ यह है, और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैंने जो 2 वीडियो बनाया था सेपरेट, एक तो इकोनॉमिक सर्वे पे बनाया था, आर्थिक समीक्षा 2021-22 पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, और दूसरा बनाया था बजट 2022-23 पे। तो अगर वीडियो दोनों नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। दोनों ये जो न्यूज़ है उसी से रिलेटेड है। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की चर्चा बजट 2022-23 में सरकार के द्वारा किया गया था, राइट। तो उसी के बारे में यहाँ पे न्यूज़ है। दूसरा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि श्रमिकों के कौशल विकास के लिए एक पोर्टल बनेगा, ई पोर्टल बनेगा, और इस ई पोर्टल का नाम देश होगा। देश, DESH। तो देश नाम से एक ई पोर्टल बनेगा जो श्रमिकों के कौशल विकास को लेकर के काम करेगी। यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन डाटा कुछ दिया हुआ, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पे उच्च शिक्षा में छात्र और शिक्षक का अनुपात 2012-13 में कितना था? 2012-13 में 39 स्टूडेंट पे एक शिक्षक थे, जो अब 26 स्टूडेंट पे एक शिक्षक हो गया। तो जो पहले 2012-13 में 39 स्टूडेंट पे एक टीचर होते थे, अब 26 स्टूडेंट पे एक टीचर है। तो इसी तरह से कुछ डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं। जयशंकर की ऑस्ट्रेलिया यात्रा आज से क्वाड की बैठक में होंगे शामिल। देखिए, क्वाड की बैठक होने वाली है, क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। तो क्वाड को लेकर के एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, टेलीग्राम पे मैंने लिंक पोस्ट कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा जाके। बाकी इस क्वाड के मीटिंग में क्या डेवलपमेंट होगा,
वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्वाड की बैठक से पहले चीन बेचैन, तो चीन को ऑलरेडी इस तरह से बेचैनी हो चुका है, चीन असहज महसूस करता है लगातार, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वाड का जो एक उद्देश्य है, क्वाड स्पष्ट तौर पे तो नहीं कहता है, लेकिन क्वाड का कहीं ना कहीं एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि चीन को इनकाउंटर करना बेसिकली। क्वाड का जो बेसिक उद्देश्य है, देखिए क्वाड का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिस्कस किया था। तो क्वाड का जो बेसिक उद्देश्य है वो है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को खुला, मुक्त और समावेशी बनाना। जब हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र को, इंडो मतलब होता है हिंद प्रशांत क्षेत्र को, खुला, मुक्त और समावेशी बनाने की बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में दक्षिणी चीन सागर में जो चीन का प्रभुत्व है उसका भी हम विरोध करते हैं। तो स्पष्ट तौर पे जो ये जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, ये जो वर्ड क्वाड बेसिकली यूज करता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के खुला, समावेशी बनाया जाए, खुला, मुक्त और समावेशी बनाया जाए, ये बेसिकली वर्ड चीन के अगेंस्ट ही यूज किया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सांसदों व विधायकों के मामलों की जल्द सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट राजी। यहाँ पे एक टर्म है, देखिए यहाँ पे एक टर्म है, वरिष्ठ वकील विजय हंसानिया को न्यायमित्र बनाया गया, न्यायमित्र नियुक्त किया गया, राइट। न्यायमित्र नियुक्त करने का मतलब कि जो कोर्ट के डिसीजन तक पहुंचने के लिए जो डॉक्यूमेंट वगैरह होता है या जो फाइल वगैरह होता है उसको हेल्प करता है बेसिकली, यानी कोर्ट के निर्णय तक पहुंचने के लिए जो अनुसंधान वगैरह होता है या रिसर्च वगैरह होता है उसमें उसकी मदद करता है। अब देखिए यहाँ पे इसके द्वारा बताया गया है कि भारत में कुल 4,984 मामले लंबित हैं जो विधायक पे और सांसद पे हैं, जिसमें 1,899 मामले जो है 5 साल पुराने मामले हैं। बेसिकली इशू क्या हो रहा है, ये बहुत लंबा टॉपिक है, लंबा चौड़ा टॉपिक है। अगर मैं इसके बैकग्राउंड को डिस्कस करूं तो ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। इसके लिए आपको जाना होगा एडीआर के रिपोर्ट पे, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसके रिपोर्ट को जाइएगा, स्टडी कीजिएगा। हमने कई बार यहाँ पे चर्चा किया है। 2019 में सबसे अधिक सांसद चुन के आए हैं लोकसभा में जो आपराधिक छवि के हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब एक व्यक्ति जिस पे कानून बनाने की जिम्मेदारी होती है, संसद पे क्या होता है, कानून बनाने की जिम्मेदारी होती है, और वही अपराधी छवि का होता है, तो खुद के अगेंस्ट कैसे कानून बनाएगा, सिंपल सी बात है। और हर एक पार्टी में कहीं ना कहीं आपराधिक छवि के लोग हैं, तो इसलिए संसद इसको लेकर के कभी कानून नहीं बनाती, क्योंकि संसद में जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो मत देने वाले लोग हैं, वही आपराधिक छवि के हैं। अब क्या हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय भी नॉर्मली इसको लेकर के बचती है। सर्वोच्च न्यायालय भी कोई डायरेक्ट आदेश पारित नहीं करती है। सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि ये विधायिका का सेक्टर है, ये संसद का अधिकार है, संसद का क्षेत्राधिकार है, वो कानून बनाए। लेकिन संसद कानून बनाने से बचती है। तो ऐसे कंडीशन में पीस कौन रहा है, लोग पीस रहे हैं, लोगों को अच्छे नेता नहीं मिल रहा। तो इसलिए एक बार फिर से मैटर गया है सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय फाइनली सुनवाई करेगा। और मेरे अनुसार जिस तरह से विशाखा गाइडलाइन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया था, विशाखा गाइडलाइन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया था कार्यस्थल पे महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए, 1996 में विशाखा गाइडलाइन जारी किया गया था। उसी तरह से एक गाइडलाइन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को राजनीति में आने से रोकने के लिए भी किया जाना चाहिए। सीपेक और जम्मू कश्मीर के फिक्र पर भारत ने कड़ा विरोध जताया। देखिए प्राइम मिनिस्टर, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, वो चीन गए हुए थे और चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात किए, और उसके बाद दोनों का जो संयुक्त बयान था उसमें सीपेक का चर्चा है। सीपेक मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और कश्मीर का उल्लेख है। तो भारत ने स्पष्ट तौर पे आपत्ति जाहिर किया है, क्योंकि सीपेक का जो क्षेत्र है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, ये सीपेक है, ये सीपेक आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे चीन है ऊपर में, कासगर, चीन के कासगर से ये गुजर के पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है। तो ये जो है सीपेक परियोजना। अब यहाँ पे भारत आपत्ति क्यों करता है कि ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके, पीओके भारत का अभिन्न अंग है, और ये परियोजना पीओके से गुजरता है, इसलिए भारत लगातार इसका विरोध करता है।
तो ये बेसिकली चीन के कासगढ़ से लेकर के पाकिस्तान के ग्वादर को कनेक्ट करने की परियोजना है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अटल टनल 10,000 फीट ऊंचाई पे बनी है विश्व की लंबी सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए बेसिकली ये सारे के सारे जो परियोजना है वो बीआरओ बनाता है, बीआरओ बनाता है। बीआरओ मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देश में जो हाईवे बनता है उसको बनाता है एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनएचएआई बनाता है देश के हाईवे, लेकिन जो बॉर्डर साइड के जो रोड है, बॉर्डर साइड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बीआरओ बनाता है। बीआरओ को पूरा फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक मंत्रालय के तहत आता है, और ये मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। ये भारतीय सेना का ही पार्ट है एक तरह से, और ये रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। इसका काम है कि बॉर्डर के एरिया में रोड का निर्माण करना। दो तीन टॉपिक जो लगातार चर्चा में, एक तो खाद को लेकर के चर्चा में, बजट में भी आप पढ़ोगे तो उसमें भी प्रोविजन किया गया। उसका रीजन कि खाद के सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। हम विदेश से बहुत सारी चीज़, जो खाद के बहुत सारे इंग्रेडिएंट है उसको विदेश से मंगाते हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि सरकार प्राकृतिक खेती पे ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है। दूसरा आपने देखा होगा कि विश्व का सबसे पहला नैनो खाद का निर्माण जो किया गया है वो इफ्को के द्वारा किया गया। इफ्को के द्वारा विश्व का पहला नैनो खाद का निर्माण किया गया है। तो खाद हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं खाद को लेकर के। और दूसरा तेल, यूपीएससी का क्वेश्चन उल्टा का आप देख लीजिएगा, पिछले 4-5 वर्षों में लगातार क्वेश्चन तेल से पूछा। तेल से क्वेश्चन पूछने का कई सारे रीजन है। एक तो रीजन ये है कि तेल के सेक्टर में भारत में तेल अधिक लोग खाता है, लेकिन तेल में हम आत्मनिर्भर नहीं है, हमको तेल विदेश से मंगाना पड़ता है। खाद्यान्न तेल हमें विदेश से आयात करना पड़ता है। हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व खर्च होती है, हमारी जो विदेश मुद्रा खर्च होती है, किसी भी एक खाद्य उत्पाद को मंगाने में सबसे अधिक तेल में खर्च होता है। जो फूड प्रोडक्ट हम विदेश से मंगाते हैं, सबसे अधिक फूड प्रोडक्ट जिसमें हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है, जिसमें हम विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं, वो तेल में खर्च करते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए ये जो न्यूज़ है इसमें सिर्फ एक टर्म इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्स सिंपल होता है कि आप जो कैपिटल होता है उसको बेचने के बाद आपको जो पैसे आते हैं उस पर जो आपका टैक्स लगता है उसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक प्रॉपर्टी, आपकी एक ज़मीन है, 10 लाख रुपए में आपने ज़मीन परचेज किया था आज से 5 साल पहले। आज उस ज़मीन की कीमत हो गई 1 करोड़ रुपया। तो इसको जो आप बेचिएगा तो इस पर जो टैक्स आपको लगेगा दैट इज कैपिटल गेन टैक्स। शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाला बजट, देखिए बजट में ऑलरेडी हमने चर्चा किया हुआ है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस, जो बजट में ऑलरेडी हमने डिस्कस नहीं किया था। 2-3 टर्म जो राइटर का डिस्कशन है वो मैं आपके साथ चर्चा कर देता हूँ। देखिए राइटर का एक जो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है कि एनईपी जो था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, उसमें एक बात कही गई थी। उसमें कहा गया था कि 2035 तक, 2035 तक जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 50% कर दिया जाएगा। अभी के समय में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो लगभग 25-26% के आसपास है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मतलब होता है कि जो बच्चे, मान लीजिए एक बच्चे 10th किया, अगर 100 बच्चे ने 10th किया तो 100 बच्चे 10th करने के बाद हायर एजुकेशन में कितना बच्चा आ रहा, उसके रेशियो को ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कहा जाएगा। 100 बच्चे ने 10th किया या 12th किया मान लेते हैं, और उसके बाद जो है 100 बच्चे में महज 26 बच्चे इंडिया में भी क्या हो रहा है कि हायर एजुकेशन में आ रहे हैं, यानी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी वगैरह कर रहे हैं। तो इस रेशियो को ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कहा जाता है।
सरकार का क्या टारगेट है कि 100 बच्चे अगर मान लीजिए मैट्रिक करेंगे या इंटर करेंगे तो उस 100 बच्चे में मिनिमम 50 बच्चे हायर एजुकेशन में आना चाहिए। तो इसी को ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कहा गया है, इसी का टारगेट लिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 25% से बढ़ा करके 50% करना था। अब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को इतना लार्जली बढ़ाना है। आप सोचिए, आज़ादी से लेकर के आज तक महज 25 हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, अब इसको 50 करना है आने वाले 10 वर्ष में। तो आवश्यकता है इस बात की है कि हमें डिजिटल एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए, हमें डिजिटल यूनिवर्सिटी पे फोकस करना चाहिए, और उसी की चर्चा इस बजट में किया गया था और उसी से संबंधित ये एडिटोरियल है। अब देखिए, डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए एक तो ई पाठ्यक्रम पे हमें जोर देने की आवश्यकता है। दूसरा, 200 टीवी चैनल जो है डिजिटल को लेकर के या डिजिटल एजुकेशन को लेकर के लॉन्च किया जा रहा है। 200 टीवी चैनल डिजिटल एजुकेशन को लेकर के लॉन्च किया जा रहा है। डिजिटल यूनिवर्सिटी आप देखेंगे एक लॉन्च किया जा रहा है। तो ये सारा का सारा काम बेसिकली किया जा रहा है डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। ऑलरेडी बजट में हमने चर्चा किया है, वही पॉइंट है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बजट का हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। ईरान परमाणु वार्ता की शुरुआत के बीच सामने आई ईरान की नई मिसाइल। देखिए, ये परमाणु वार्ता, ईरान परमाणु वार्ता इंपॉर्टेंट है, नया मिसाइल ईरान का सामने आया नहीं आया ये अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। अधिक इंपॉर्टेंट क्या है, ईरान परमाणु डील जो अभी वियना में वार्ता चल रही है, अगर ये डील हो जाता है तो भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। यहाँ पे जेल को लेकर के कुछ डाटा दिया हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जेल रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, पुलिस रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है और जुडिशियल रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो है इसरो का इतिहास दिया हुआ, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। और ये जो न्यूज़ है बेसिकली इसको आप लोग ग्लोबल वार्मिंग से कंसल्ट कर सकते हैं, इसको ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ सकते हैं। एक रिसर्च आया है, रिसर्च में बताया गया है कि समुद्र के तापमान जो है बढ़ रहा है, और समुद्र का अगर तापमान बढ़ जाएगा तो निश्चित तौर पे जो जलीय जीव जंतु है वो समाप्त हो जाएगा। जलीय जीव जंतु अगर समाप्त हो जाता है तो मानव को भी काफ़ी हद तक नुकसान हो जाएगा, राइट। और समुद्र का तापमान बढ़ क्यों रहा है, उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि टेम्परेचर जो है, उसका रीज़न ये है कि जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहा है। अब ग्लेशियर जो हमारा पिघल रहा है तो वो पानी कहाँ जाता है, वो पानी आ जाता है आपको समुद्र में। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि जो बर्फ़ का पहाड़, ग्लेशियर मतलब क्या हुआ, बर्फ़ का पहाड़, और ये मान लीजिए पानी है, तो बर्फ़ के पहाड़ पे अगर सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो शरीर जो क्या होता है कि तापमान जो है मेंटेन रहता है, यानी तापमान बढ़ता नहीं है। जो पृथ्वी का तापमान वो बढ़ता नहीं है क्योंकि ग्लेशियर पे जो सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ज़्यादातर को रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन वही समुद्र पे अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है कि समुद्र उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, राइट। तो इसलिए ग्लेशियर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था, लौटते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, दो तरह के अधिकार की चर्चा होती है। एक तो देश घूमने का अधिकार, आप देश में कहीं भी घूम सकते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत देश घूमने का आपको अधिकार है। और विदेश घूमने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार के तहत प्रदान किया गया। यानी विदेश में कल के डेट में आपके साथ कुछ होता है तो ऐसे कंडीशन में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आपको विदेश से इंडिया वापस लाए। और आपने देखा भी होगा कि भारत सरकार ने कई सारे मिशन लॉन्च करके विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को इंडिया लाया था। तो विदेश घूमने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत है, जीवन के अधिकार के साथ है, और देश घूमने का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।